गाइज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने यूपी ट्रिपल एस सी एनएम 5272 भर्ती को लेकर। देखिए लास्ट की वीडियो में हम डिस्कस किए थे क्लास नंबर 9, ठीक है। उस क्लास नंबर 9 से हमने वो जो टॉपिक आपका चल रहा था उस टॉपिक को हमने अच्छे तरीके से कवर कर लिया 3-4 वीडियो में। टॉपिक क्या था? लास्ट वाला टॉपिक था स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कार्य एवं दायित्व और एनएम के लिए आचार संहिता। ये टॉपिक चल रहा था, इसको हमने 3 से 4 वीडियो में 3 से 4 पार्ट में कवर किया है। अब नया टॉपिक आज से स्टार्ट होगा और ये एक ही टॉपिक में ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जो आप सिलेबस में देखने जाओगे तो 7 नंबर पे आपको दिखाई देगा समुदाय में लोगों की सलाह देने में स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका, ठीक है। रोल ऑफ काउंसलर एंड रोल ऑफ एनम फीमेल हेल्थ वर्कर एज काउंसलर, ठीक है। परामर्श देने या फिर सलाह देने में क्या एनएम की भूमिका रहती है, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। इस मात्र एक वीडियो से ही ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। 7 नंबर टॉपिक हम कवर क्या कर रहे हैं, टॉपिक वाइज थियरी और एमसीक्यू सिलेबस के अनुसार, ठीक है। भर भर के जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रटाए जा रहे हैं। मैं पैटर्न बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, बड़े बड़े से चैनल वालों को मजबूर कर देंगे, ठीक है। पैटर्न आपका बदल जाएगा। अब जो भी जितने भी कोचिंग वाले हैं, जितने भी चैनल वाले हैं, सब अब थियरी ही पढ़ाएंगे, ठीक है। पैटर्न में बदलाव करेंगे। क्वेश्चन रटाने से का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक थियरी का पे कमांड नहीं होगा, तब तक एमसीक्यू लगाना मतलब एक प्रकार से अपने आप को धोखा देना है। एमसीक्यू लगाना मतलब आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। जब तक थियरी, देखिए एमसीक्यू क्या होता है, पहले थियरी को रटिए, थियरी को समझिए, उसके बाद आप एमसीक्यू देखिए कि आपने क्या पढ़ा है, आप कितना कर पा रहे हो। ये होता है एमसीक्यू का मतलब, प्रैक्टिस एक प्रकार से होता है। आपने थियरी पढ़ा नहीं है, डायरेक्ट एमसीक्यू कर रहे हो, तो भैया ये अपने आप को धोखा देने वाली बात है। इसलिए मैं आपसे शुरू से अंत तक बोलता यही आ रहा हूँ कि आप कमांड करिए थियरी पे। परीक्षा का पैटर्न वहाँ पे बदल जाएगा, तरीका बदल जाएगा, लैंग्वेज बदल जाएगा, तब भी आप कर पाओगे, तब भी बना पाओगे, क्योंकि आपने थियरी और कंसेप्ट को सीखा है। क्लियर? आपके पेपर में 2 नंबर इस टॉपिक से आते हैं। कितने नंबर आते हैं? 2 नंबर आते हैं। तो इस मात्र वीडियो से आज 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। पहले मैं थियरी पढ़ाऊँगा, एमसीक्यू भी करवाते चलूँगा साथ में। लास्ट में आपके 92-12 वाली भर्ती में जो इस टॉपिक से प्रश्न आएंगे वो आपके सामने रखूँगा और आप खुद अपने से करेंगे, बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। आप भी बोलेंगे कि नहीं हमने कुछ सीखा है, आपको अलग कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं हमने कुछ सीखा है, हमने ये टॉपिक पढ़ लिया है, तो हमारे 2 नंबर कंठस्थ हो गए, 2 नंबर पक्के हो गए, 2 नंबर नहीं कटने वाले हैं। इस क्लास की कीमत 2000 रुपये से ज़्यादा है, फिर भी मैं आपको फ्री प्रोवाइड कर रहा हूँ, बस इसलिए कि आपका सिलेक्शन ना रुके, आप अच्छे नंबर से क्वालिफाई हों इसलिए। नहीं तो चीज़ें नहीं है, मुझे शौक है कि गला फाड़ के चिल्लाएं 1 घंटे लगातार, और लोग इसे 1 घंटे के क्लास को मैराथन बोल देते हैं। मैंने देखा है 1.5 घंटे क्लास बोल चलाएंगे, बोल देंगे कि मैराथन है। मैराथन, अरे मैराथन 1.5 घंटे की नहीं होती, 1.5 घंटे का लेक्चर होता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं लाइव नहीं आता हूँ, लाइव नहीं बताता हूँ, रिकॉर्डेड बताता हूँ। क्यों? क्योंकि आपका टाइम का बचत हो, आपका टाइम बचत हो। रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड होता है यूट्यूब पे, आप कभी भी देख सकते हो, एनी टाइम, जब भी फ्री हो, जब भी टाइम मिले तब आप देख सकते हो, पड़ा रहता है वीडियो। बस आपको पहचान जाना है कि ये सुमित कुमार सर का वीडियो आ गया है, तो अब हमको देखना है और 2 नंबर 3 नंबर जो भी हैं पक्के करना है। इस चीज़ को कंटेस्ट में लास्ट वाली वीडियो में हमने बोला था कि 200 लाइक होंगे तभी अगला टॉपिक स्टार्ट होगा, हालांकि आप लोग नहीं कर पाए, जबकि मेरे ग्रुप में ही ऑलरेडी 300 लोग जुड़े हुए हैं। वो लोग नहीं वो लोग चाहते तो भैया 300 लाइक ऐसे ही हो जाता, लेकिन आप लोग नहीं करते हो, पता नहीं क्या दिक्कत है आप लोगों के साथ। कंजूसी किस बात की होती है, लाइक करने में क्या जा रहा है भैया, पैसा नहीं दे रहे हैं आप लोग, पैसा नहीं, ना तो यूट्यूब ही दे रहा है। मैं भी बोला हूँ यूट्यूब से मैं भी नहीं ले रहा हूँ, ये नहीं कि यूट्यूब मुझे दे रहा है, मैं यूट्यूब से भी नहीं ले रहा हूँ। मोनेटाइजेशन हटा देता हूँ, हर एक वीडियो पे हटा के रखा हूँ।
ताकि ऐड ना आए, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। कुछ ऐड आ जाते हैं एक दो, वो बात अलग की है, यूट्यूब दे देता होगा, लेकिन मेरे तरफ से कोई ऐड नहीं है। आपको डिस्टर्ब बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। क्लास पे जब आपका माइंड एक बार सेट हो जाए तो पूरा सेट ही रहे जब तक लेक्चर ख़त्म नहीं हो जाता। इस चीज़ को मैं सोच के चलता हूँ। उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आप अपने नोटिफिकेशन में जाओगे, सिलेबस देखोगे तो आपको 7 नंबर टॉपिक पे, यहाँ पे 7 नंबर पे दिखाई देगा, समुदाय में लोगों की सलाह देने में स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका। ठीक है, ऑलरेडी हमने यहाँ से 1 से लेकर 6 तक कवर कर लिया है। और ये सारे देखिए, अब ये 7 नंबर जैसे ही कवर हो जाएगा वैसे ही समझ लीजिए आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो सब्जेक्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से जो स्टार्ट होगा ये हेल्थ प्रमोशन से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सीरियल से, जैसे आपकी एकेडमी में बुकें चलती हैं सीरियल से, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, हेल्थ प्रमोशन, जो भी चीज़ें हैं सीरियल से दे रखा है सिलेबस, और सीरियल से आपके एकेडमी में भी चलता है। बिल्कुल सीरियल से हम चल रहे हैं कि हम पढ़ने वाले हैं काउंसलर। ठीक है, इसको आप हिंदी में क्या बोल सकते हो, परामर्श या फिर सलाह। ठीक है, काउंसलिंग की परिभाषा क्या है, परामर्श की परिभाषा क्या है, या फिर सलाह क्या है। देखिए, पहले आपको इस चीज़ में समझना क्या है, पढ़ना क्या है, मेन चीज़ समझना क्या है। इसमें कोई ट्रीटमेंट आप नहीं कर रहे हो, ना तो ट्रीटमेंट वाली बात नहीं है, ना तो टीकाकरण वाली बात है, ना तो और भी चीज़ें। यहाँ पे सिर्फ आपके सामने एक पेशेंट है। ठीक है, आप एज ए एनएम हो। ठीक है, आप एनएम हो और आपके सामने पेशेंट है, मरीज है। ठीक है, मरीज है, अब आपको इसको, और आप आमने सामने बैठे हो, आप इसको सलाह दे रहे हो, ये अपनी समस्या बता रहा है, आप इससे प्रश्न पूछ रहे हो कि बताइए दिक्कत क्या है। ये अपनी सारी समस्या बता रहा है आपको, और आप इसकी बातें को ध्यान से सुन रहे हैं, हर एक चीज़ को ध्यान से सुन रहे हैं। फिर आप इसको एज ए एनएम आप इसको बताएंगे कि आपके लिए सही क्या है, आपके लिए उचित क्या है। जैसे इसको बुखार है, ठीक है, तो आप इसको समझाओगे कि भैया बुखार कई प्रकार के होते हैं, डेंगू हो गया, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, ये चीज़ बताओगे। उसके होने वाले खतरनाक हानिकारक चीज़ को भी बताओगे। अगर आप लापरवाही करोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये डिपेंड नहीं करोगे कि आप, या तो उसके निर्णय के ऊपर है। अब आपने बता दिया कि बुखार कई प्रकार के होते हैं, खतरनाक होते हैं, जान भी जा सकती है, हर एक चीज़ हो सकता है। अब उसकी मर्जी है, अब वो इलाज आपसे करवाएगा या नहीं करवाएगा, या फिर टेस्ट करवाएगा या नहीं करवाएगा, लेकिन आपको इस पे कोई दबाव नहीं देगा। आपको इस पे कोई दबाव नहीं देना होगा, आप इस पे कोई दबाव नहीं दे सकते हैं। ये इसका आपका काम है इसको सलाह देना, अच्छा सलाह देना, जो इसके बातें को निर्णय लेने में, ठीक है, आपकी बातों को समझकर वो निर्णय लेने में सक्षम हो और उचित पॉजिटिव वे में निर्णय ले पाए। ये आपका काम है। आप इसको प्रेशराइज़ नहीं कर सकते, इसको दबाव नहीं दे सकते। ठीक है, उसने बोल दिया हम नहीं जाँच करवाएँगे, तो आपको उस पे दबाव नहीं देना कि नहीं तुमको करवाना ही है, नहीं करवाओगे तो जाने नहीं दूँगा, यहाँ से ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, और देखिए, सलाह के टाइम अगर ये चीज़ को नहीं समझ रहा है, इसके दोस्त, ठीक है, इसके परिवार, इसके रिश्तेदार, या उन लोगों को समझा सकते हो आप। उनको सारी समस्या समझा सकते हो कि इनके साथ ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें करना होगा। ध्यान ध्यान देना है कि भैया प्रश्न देखिए बनता है आपके डायरेक्ट एग्ज़ाम में, ऐसे ही प्रश्न बन जाता है कि बताइए निम्नलिखित में एनम के परामर्श में कौन सी भूमिका शामिल नहीं है, ऐसे बन जाएगा प्रश्न। बताइए निम्नलिखित में कौन से एनम के परामर्श की भूमिका नहीं है। ऑप्शन दे देगा, परामर्श देते समय दोस्त रिश्तेदारों को शामिल करना चाहिए, परामर्श देते समय मरीज के ऊपर अपनी सलाह मनवाने के लिए दबाव देना चाहिए, या परामर्श करते समय रिश्तेदारों को नहीं शामिल करना चाहिए। ऐसे करके 4 ऑप्शन दे देगा, फिर वहाँ पे आपको चुनना होगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न बना है एग्ज़ाम में और आगे बनता भी रहेगा। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। हमने आपको क्या बताया कि परामर्श आप दे रहे हो, सलाह दे रहे हो, ठीक है, इसमें आपको ना ट्रीटमेंट करना है, ना टीकाकरण करना है, यहाँ पे सिर्फ परामर्श और सलाह की बात है। ठीक है, ये आप हो, एएनएम हो, ठीक है, और ये आपके सामने कोई पीड़ित व्यक्ति आया है, मरीज आया है, ठीक है, अपनी समस्या को लेकर ये
तो आप इसको सलाह दे रहे हो, पहले इससे पूछोगे, इसके प्रश्न को आई कांटेक्ट के साथ, ठीक है, बिल्कुल आँख में आँख मिलाकर बहुत अच्छे तरीके से शांति विनम्र पूर्वक बात करोगे, हर एक सवाल को सुनोगे, समझोगे, खुद बोलोगे, उनसे भी बुलवाओगे, ठीक है। फिर आप सलाह दोगे ताकि ये अपना निर्णय ले पाएँ, ठीक है। जो मानसिक रूप से पीड़ित हैं या फिर बीमारी से पीड़ित हैं, खुद का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, आप ऐसा पॉजिटिव वे में सलाह देंगे कि ये निर्णय आपको समझें, ठीक है, और उनके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक वो चीज़ हो, ठीक है। अगर ये नहीं समझ पा रहे हैं, इनके दोस्त, रिश्तेदार, परिवार किसी को भी शामिल करके उनको समझाएँ या खुद बैठ के समझाएँ, ये चीज़ ज़रूरी होता है। पारस्परिक इसको देखिए पारस्परिक संचार बोलते हैं, और जो भी मरीज़ की गोपनीयता है उसको ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें होती है। ये नहीं कि आपको मरीज़ ने सारी समस्या बता दिया, ठीक है, आप पब्लिक कर दो, किसी जगह पे जाके सब चीज़ें कर नहीं, आपको मरीज़ की हर एक गोपनीयता को भी ध्यान देना पड़ता है परामर्श के समय, सलाह देते समय। क्योंकि आप जब मरीज़ को लगेगा कि आप किस जो आपके पास वो समस्या बता रहा है, वो आप उनका रिस्पेक्ट करोगे, उनकी प्राइवेसी सेफ रखोगे, तभी वो खुल के अपने विचार विमर्श कर पाएगा आपसे, ठीक है। तो यही सब हम पढ़ेंगे डिटेल में। मेन आपका पहले देखिए काउंसलिंग की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। तो समझना ज़रूरी है भैया। काउंसलिंग का अर्थ दो व्यक्तियों के मध्य एक ऐसा संबंध जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को विशेष प्रकार की सहायता प्रदान करता है। यह प्रक्रिया व्यक्ति के व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं को समझने और उन्हें हल करने के लिए मार्गदर्शन और समर्थन करता है। क्लियर। काउंसलिंग का अर्थ दो व्यक्तियों के मध्य ऐसा संबंध है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को विशेष प्रकार की सहायता प्रदान करता है, विशेष प्रकार की सहायता प्रदान करता है। यह प्रक्रिया व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं को समझने और उन्हें हल करने के लिए मार्गदर्शन और समर्थन करता है, ठीक है। देखिए आधुनिक रूप में काउंसलिंग का उद्देश्य छोटे मोटे मानसिक या व्यवहारिक असंतुलन माइनर फंक्शनल जो चीज़ें हैं इनका निदान और उपचार, इसमें परामर्शदाता और परामर्श प्राप्तकर्ता के बीच आमने सामने का व्यक्तिगत संबंध होता है, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ काउंसलिंग की अवधारणा क्या है उस चीज़ को समझेंगे। समुदाय स्वास्थ्य नर्सिंग में काउंसलिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में एनम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सहित विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती है। यह स्वास्थ्य काउंसलिंग का उद्देश्य उपभोक्ताओं की उनकी समस्याओं को, ठीक है, जैसे अभी मैंने मरीज का उदाहरण बताया, उपभोक्ताओं मतलब कस्टमर जो आपके सामने आ रहे हैं, जो अपनी समस्या आपके सामने रखने आ रहे हैं, ठीक है, उपभोक्ताओं। एज अ बिजनेस भी आप कोई चीज़ कर रहे हो, ठीक है, सपोज दैट आप एक फार्मासिस्ट हो या फिर फार्मेसी का दुकान डाले हो या किराना का ही दुकान डाले हो, तो आप अपने प्रोडक्ट को उसके सामने रखोगे, उसकी क्वालिटी बताओगे, ठीक है, उसको हर एक चीज़ के बारे में जानकारी बताओगे कि आपको ख़रीदने से इस पर कितना डिस्काउंट है, कितने पैसे की बजट आपकी कितने पैसे की बचत होगी, ये सारा चीज़ आप एज अ वहाँ पे चीज़ें एज अ कस्टमर को आप अपने कस्टमर को किस प्रकार से संतुष्ट कर पाते हो। आप दबाव नहीं दे सकते हो, भैया उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास और भी चीज़ें हैं, ये नहीं लेगा सामान, तो ज़बरदस्ती उसको सामान नहीं देना होता है, ठीक है। तो ये भी मैटर बिजनेस में भी बहुत मैटर रखता है, ठीक है। काउंसलर की भूमिका महत्व होती है बिजनेस में, ठीक है। तो यहाँ पे समझना है फिलहाल अभी एज अ एनम आपको चीज़ें सोचना है, वो चीज़ दूर की बात है, उसको भूल जाना है, ठीक है। मैं समझाने के लिए वो बता रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे एज अ एनम आप क्या परामर्श देते हो, क्या सलाह देते हो, वो मैटर रखता है, ठीक है। तो समस्याओं को समझने और उनके समाधान हेतु मार्गदर्शन देना, इसमें परामर्शदाता का मुख्य कार्य होता है व्यक्ति को साक्ष्य और उदाहरण देकर आत्म निर्णय लेने में मदद करना और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान करना ताकि वो अपने स्वास्थ्य व्यवहार में सुधार कर सके, ठीक है। जैसे किसी का डायबिटीज़ है तो उसको बताना है, समझाना है, क्या परहेज है, इस चीज़ को बताना है कि भैया, और उसके हाँ जो भी नुकसान चीज़ है, हानिकारक चीज़ होते हैं, उससे स्वास्थ्य के प्रति क्या हानिकारक हो सकता है, आपको इस चीज़ को बताना होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। काउंसलिंग और मार्गदर्शन की एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं, काउंसलिंग और गाइडेंस।
एक ही प्रक्रिया है, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको एज ए टीचर चीज़ें बताते रहता हूँ, गाइड करते रहता हूँ, आपके फार्म के आवेदन कब होंगे, किस प्रकार से फॉर्म भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपके रिजल्ट कब आएंगे, आपके ज्वाइनिंग कब होंगे, ठीक है, उसी प्रकार से चीज़ें होती हैं, ठीक है। आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन भी भेज देते हो, एडमिट कार्ड भी भेज देते हो, तो मैं दिखाता हूँ, वीडियो में भी दिखाता हूँ, तो हाइड कर देता हूँ, नाम भी हाइड कर दूंगा, रोल नंबर भी हाइड कर दूंगा, तो प्राइवेसी आपकी सेफ़ है। आपको विश्वास है कि हम सर के पास भेज रहे हैं तो सर के पास सारी चीज़ें सेफ़ हैं, तो ये चीज़ होता है, ठीक है। तो काउंसलिंग और मार्गदर्शन को एक ही प्रक्रिया के दो पहलू माना जा सकता है। इन दोनों प्रक्रियाओं का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के अवसरों में से सही चुनाव करने में मदद करता है। क्लियर। तो काउंसलिंग के सिद्धांत अब हम देखेंगे। काउंसलिंग के प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग, तो पहला सिद्धांत क्या है? समस्याओं को समझकर उचित समाधान प्रस्तुत करना, ठीक है। समस्याओं को समझकर उसका उचित समाधान प्रस्तुत करना, ठीक है। दूसरा, जो परामर्शदाता का व्यवहार अच्छा और संस्कृत होना चाहिए। आप सलाह दे रहे हो, ठीक है, आपका व्यवहार अच्छा, विवेकशील, शांतिपूर्ण, अच्छा होना चाहिए, ठीक है। मरीज की बात को शांति से सुनना और समझना चाहिए, ठीक है। मरीज क्या बोल रहा है, ये नहीं कि वो बोला कुछ और, मरीज कुछ और बोल रहा है, आप अपने ही काम में व्यस्त हो, मोबाइल चला रहे हो, मैसेज व्हाट्सएप पे देख रहे हो, और मरीज बक के जा रहा है अपने मन में जो भी आ रहा है, ठीक है। नहीं, उस मोबाइल को साइड में रख के उसकी बातों को ध्यान में सुनना होता है, ठीक है। विश्वास और सहानुभूति का भाव, सिंपैथी भी दिखाना होता है, ठीक है, विश्वास भी दिखाना होता है। मैं क्या कहता हूँ, सिंपैथी दिखाता हूँ। जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं होता, बोलता हूँ भैया नेक्स्ट पढ़ाई की देखिए, नेक्स्ट परीक्षा की पढ़ाई करिए, ठीक है। शायद आपकी किस्मत में भगवान ने और कुछ अच्छा लिखा होगा। अभी जैसे एनएचएम वाले में बहुत से लोग नॉट शॉर्ट लिस्टेड हुए, तो कॉल मैसेज आया, उनको मैंने समझाया परमानेंट भर्ती आएगी, शायद आपको डायरेक्ट परमानेंट की लिखा हो आपकी किस्मत में, तो आप परमानेंट की तैयारी करो, ये चीज़ होता है। तो भाव रखना ताकि मरीज परामर्शदाता पर विश्वास कर सके, ठीक है। परिवारजनों को भी परामर्श में सम्मिलित करना लाभकारी हो सकता है। पॉइंट नोटेड भी, ठीक है, मिलावट, ये पॉइंट नोट किया जाए, 5 नंबर पॉइंट जो है नोट किया जाए। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बन जाता है, डायरेक्ट। परियोजनों को भी परामर्श में सम्मिलित करना चाहिए, ठीक है, शामिल करना चाहिए। अब देखिए, मरीज के आत्मसम्मान को बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है। तो 6 पॉइंट मैंने बताया है, ठीक है। सिद्धांत में 6 के 6 पॉइंट आपके दिमाग में कंठस्थ हो जाना चाहिए, भूलना नहीं है बिल्कुल। अब देखिए, काउंसलिंग के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं भैया। प्रश्न कोई डीप में नहीं जाता है, बस ऐसे ही ऊपर से, इससे भी आसान आता है यार, बिल्कुल सरल भाषा में आता है। इतना आसान आता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। एक्चुअल में समस्या क्या है? एक्चुअल में समस्या है कि आप लोगों को हार्ड लेवल तक पढ़ा दिया जाता है, बिल्कुल पोस्ट बीएससी नर्सिंग के लेवल तक, जो कि वो आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है, आपके दिमाग में भी नहीं बैठता है। जो आपके सिलेबस में दे रखा है भैया, बेसिक चीज़ें पूछती है, बिल्कुल बेसिक, ठीक है। लैंग्वेज का खेला रहता है, लैंग्वेज भाषा समझ गए, और भाषा कब समझेंगे? जब थियरी को अच्छे से पढ़े रहेंगे। क्लियर। पहला हो गया मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग। यह व्यक्ति के मानसिक समस्याओं को समझने और हल करने के लिए मनोविज्ञान का प्रयोग करता है, ठीक है। दूसरा, क्लिनिकल काउंसलिंग, नाम से ही पता चलता है कि यह क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंतर्गत आती है और मानसिक विकारों का उपचार में मदद करता है, ठीक है। तीसरा तीसरा आप देख सकते हैं, यह गंभीर मानसिक विचारों को उपचार में प्रयोग किया जाता है। और देखिए, चौथा, शैक्षणिक काउंसलिंग, ठीक है। शैक्षणिक काउंसलिंग में यह छात्रों को शैक्षणिक समस्याओं और अध्ययन पद्धति से संबंधित होता है। ध्यान देना, यहाँ से भी प्रश्न बना है, ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न बना है। यह छात्रों को शैक्षणिक समस्याओं और अध्ययन पद्धति से संबंधित होता है। आप स्टूडेंट को कैसे परामर्श दे पा रहे हैं, या एज अ टीचर, एज अ एनएम, किस तरीके से आप उनको सलाह दे पा रहे हैं, ठीक है। उनके करियर के प्रति, उनके स्वास्थ्य के प्रति, उनके शिक्षा के प्रति आप किस तरीके से सलाह देते हैं, वो मैटर रखता है, ठीक है। अब देखिए, व्यावसायिक काउंसलिंग क्या है? यह करियर और रोजगार से संबंधित समस्याओं को समाधान की जाती है, ठीक है। तो अभी हमने आपको बिजनेस के तौर पे बताया कि फार्मेसी वाली दुकान का उदाहरण दिया था ना, वो चीज़ है। अब देखिए, प्लेसमेंट काउंसलिंग भी होता है। यह रोजगार पाने और करियर में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है।
प्लेसमेंट क्या होता है, जब बड़ी बड़ी सी कंपनियां आती हैं, किसी भी इंडस्ट्री के लोग आते हैं, ठीक है, किसी भी कॉलेज में जाते हैं, प्लेसमेंट लगाते हैं, तो वहाँ पे सलाह क्या जो दिया जाता है वो चीज़ें हैं, ठीक है। और देखिए वैवाहिक काउंसलिंग में भी, वैवाहिक काउंसलिंग क्या है, ये दाम्पत्य जीवन की समस्याओं के समाधान और जीवन साथी के चयन में सहायता करती है, ठीक है, कि ये आपके लिए बढ़िया हो सकता है पार्टनर, आप इस प्रोफेशन में है तो इस प्रोफेशन के पार्टनर को चुनिए, ये चीज़ मैटर रखता है, ठीक है, वो सलाह हो जाता है। अब देखिए काउंसलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य हमको देखना है काउंसलिंग का भैया, लोगों को भावनात्मक सामर्थ्य देना, ठीक है, लोगों की उनकी समस्याओं को हल करने में सहायता करना। देखिए ये प्रश्न आ गया, ध्यान देना, मैं थियरी ही सोच रहा हूँ, आपको एमसीक्यू भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अब जो आपने थियरी पढ़ा उसका प्रश्न बना लीजिए फटाफट। पहला प्रश्न है काउंसलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। काउंसलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, ऑप्शन दे रखा है, लोगों को भावनात्मक समर्थन देना, लोगों की उनकी समस्याओं को हल करने में सहायता करना, केवल शैक्षणिक मार्गदर्शन प्रदान करना, या फिर किसी एक समस्या के समाधान पर केंद्रित रहना। तो भैया मैंने बहुत पहले ही बता दिया, जब से पढ़ा रहा हूँ तब से यही चीज़ रट के आया हूँ कि केवल वाले वर्ड जो होते हैं ये हमेशा प्रश्न को निगेटिविटी में ले जाते हैं, हमेशा मैक्सिमम चांस रहता है 90%। वो डिपेंड करता है प्रश्न किस प्रकार का है, ठीक है, वो प्रश्न किस प्रकार का है ये डिपेंड करता है, तो केवल वाला गलत ही होता है। तो यहाँ पे भी प्रश्न देखिए उद्देश्य पूछा है, तो शैक्षणिक नहीं, उसके अलावा भी अभी आपने थ्योरी में देखा, ठीक है, बिजनेस में भी इम्पॉर्टेंट है, स्वास्थ्य समस्या में भी इम्पॉर्टेंट है, शैक्षिक में ही नहीं, हर एक चीज़ में परामर्श इम्पॉर्टेंट होता है, और परामर्श का उद्देश्य भी हर एक जगह अलग अलग होता है, ठीक है। तो लोगों को भावनात्मक समर्थन देना ये तो है ही, ये भी है, दूसरा भी है, ठीक है, और किसी एक समस्या के समाधान पर केंद्रित रहना। यहाँ पे हमको करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है, 4 ऑप्शन हैं। देखिए लोगों को भावनात्मक समर्थन देना ये तो है, लेकिन एक्चुअल प्रश्न के अनुसार उत्तर क्या होगा, हमको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्चुअल में ये हो जाएगा, इसमें जो भी समस्या सब में आ जाएगा, और बिजनेस से भी समस्या होगा, विवाह से भी समस्या होगा, हर एक चीज़ से समस्या हो सकता है, तो हर एक चीज़ में ये आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है ना, समस्याओं को हल करने में सहायता, भैया उनके पास प्रॉब्लम है, उन्हीं प्रॉब्लम को के आप उन्हीं प्रॉब्लम को लेकर वो आपके पास आया है, तो समाधान ही बताओगे ना आप, उनको समस्या को हल करने में सहायता ही करोगे ना, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे वो बिजनेस से संबंधित हो, चाहे विवाह से संबंधित हो, चाहे शिक्षा से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो सकती है, उसको हल करने में सहायता करना यही उद्देश्य होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे व्याख्या और एक्सप्लेन किया गया है, आप पढ़ सकते हो। काउंसलिंग का उद्देश्य व्यक्ति को विभिन्न जीवन समस्याओं को समझने और समाधान खोजने के लिए मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करता है। अब हमको प्रश्न नंबर सेकंड बताना है, बताइए प्रश्न नंबर सेकंड का उत्तर क्या हो जाएगा। क्लिनिकल काउंसलिंग किस प्रकार की समस्याओं के लिए उपयोगी होता है। ऊपर आपने देखा काउंसलिंग के प्रकार सभी कुछ देखा, शैक्षणिक या फिर मानसिक या फिर वैवाहिक या फिर व्यवसायिक, क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। वैवाहिक तो होगा नहीं, ठीक है, व्यवसायिक भी नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लिनिकल काउंसलिंग मानसिक विकारों और गंभीर मानसिक समस्याओं को निदान और उपचार के लिए उपयोगी होती है। प्रश्न नंबर थर्ड देखना है, प्रश्न नंबर थर्ड बनाना है भैया। प्रश्न नंबर थर्ड पूछा है कि परामर्श के दौरान आत्मसम्मान बनाए रखने का महत्व क्यों है, ठीक है, इससे मरीज को मानसिक रूप से स्वस्थ रखा जा सकता है, या फिर यह परामर्शदाता को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करता है, या फिर यह परामर्श को समाप्त करने का संकेत है, या फिर यह केवल औपचारिकता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इससे मरीज को मानसिक रूप से स्वस्थ रखा जाता है, ठीक है। आत्मसम्मान मतलब मानसिक रूप से, ठीक है, यहाँ प्रश्न देखिए, आत्मसम्मान बनाए रखने का महत्व है, नाम से ही पता चल जाता है। अब प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखना है, फोर्थ पूछा है कि साइकोथेराप्यूटिक काउंसलिंग का उद्देश्य क्या है। साइकोथेराप्यूटिक काउंसलिंग का उद्देश्य क्या है, कैरियर संबंधी मार्गदर्शन प्रदान करना, या फिर गंभीर मानसिक विकारों का उपचार करना, या फिर वैवाहिक समस्याओं को सुलझाना, या फिर शैक्षणिक समस्याओं का। ऊपर आपने थियरी पढ़ा होगा तो आसानी से बना लेंगे, टाइप हमने वहाँ पे करवाया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मानसिक विकारों का उपचार करना। प्रश्न नंबर 5 देखना है, प्रश्न नंबर 5 देखना है, शैक्षणिक काउंसलिंग किसके लिए उपयोगी
होता है। आपको हमने अपने ऊपर बताया था छात्रों के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए हम पढ़ेंगे महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम द्वारा परामर्श तकनीक का प्रयोग। टेक्निक, जो जो टेक्निक यूज करते हैं उन सब टेक्निक को ध्यान से सुनिएगा, हेडिंग डाल के नोट्स बनाते जाइए प्रॉपर तरीके से। एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में परामर्श की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, खासकर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में जहां स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सीमित होती है। रोगियों या उनके परिजनों के साथ परामर्श के दौरान विश्वास को बनाए रखना और उनकी समस्याओं को समाधान ढूंढने में सहायक बनना आवश्यक है। परामर्श को प्रभावी बनाने के लिए लगातार सत्र आयोजित करना चाहिए, जिससे समय समय पर समस्याओं का समाधान हो सके। क्लियर। अब देखिए तकनीक में महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन सभी बिंदु को ध्यान देना है, संपूर्ण ध्यान देना भैया। परामर्श के दौरान क्या क्या टेक्निक होते हैं। सबसे पहला संपूर्ण ध्यान देना, रोगी या उपभोक्ता पर ध्यान केंद्रित करें, बाहरी विचलन से बचें। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था ना, व्हाट्सएप का स्टेटस नहीं देखना है, डीपी नहीं देखना है, मैसेजेस नहीं देखना है। मरीज है आपके सामने तो उसकी बातों को ध्यान से सुनिए, ठीक है। ये चीज़ हो गया। स्वीकृति भी इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने बताया था। उपभोक्ता के विचारों को बिना आलोचना के स्वीकार करें, उन्हें अपनी बात पूरी तरह से कहने का अवसर दें, बीच में न टोकें। अगर वो बोल रहा है तो बोलने दीजिए, ठीक है। देखिए काल्पनिक साक्षात्कार, उपभोक्ता की समस्याओं को समझने के लिए उपभोक्ता की समस्याओं को समझने के लिए उनकी स्थिति में खुद को रखकर समस्या का विश्लेषण करें। सोचें कि अगर ये पेशेंट की जगह हम होते तो क्या होता, ठीक है। इस चीज़ को रख कर विश्लेषण करें, ठीक है। वही चीज़ है काल्पनिक साक्षात्कार। प्रश्न पूछना, ठीक है। उपभोक्ता को स्पष्टता देने के लिए समस्या से संबंधित पूरक प्रश्न पूछें, जिससे पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। जैसे कि शुगर का मरीज है, आ गया है शुगर का मरीज, वो बता रहा है अपनी, ठीक है, समस्या बता रहा है, तो आपको बीच में बोल देना है कि क्या आपका बॉडी पेन होता है, कमर दर्द होता है, ये चीज़ होता है, चक्कर आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें पूरक, देखिए यहाँ पे पूछा ना, पूरक प्रश्न पूछे जिससे पूरी जानकारी प्राप्त हो सके, जिससे आप कंफर्म कर पाओ नहीं 100% ये शुगर के मरीज ही हैं, शुगर के कारण ही इनको समस्या हो रही है, ठीक है। सलाह देना, उसके बाद सलाह देना, ध्यान देना है 5वें पॉइंट पे सलाह देना। समस्या का समाधान प्रस्तुत करें और उसके लिए संभावित उपायों के उदाहरण देकर मार्गदर्शन करें, ठीक है। मार्गदर्शन करें, डॉक्टरी नहीं, मार्गदर्शन करें। देखिए समुदाय में परामर्श की आवश्यकता, समुदाय में परामर्श की आवश्यकता, ठीक है। एएनएम को समुदाय में विभिन्न समस्याओं को समाधान के लिए परामर्श सेवाओं की आवश्यकता का आकलन करना चाहिए। इसमें शामिल है स्वास्थ्य समस्याएं, जैसे कि परिवार नियोजन, ध्यान देना, जैसे कि परिवार नियोजन, मातृ और शिशु स्वास्थ्य, संक्रामक रोगों की रोकथाम, और उसके बाद मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य में देखना है अवसाद, चिंता या अन्य मानसिक विकारों के मामलों में मार्गदर्शन देना। स्वरोजगार और व्यावसायिक समस्याएं, जैसे समुदाय के सदस्यों को रोजगार और शिक्षा के विकल्पों के बारे में जागरूक करना, ठीक है। ये सारे पॉइंट है। देखिए परामर्शदाता की भूमिका, इसको हम पढ़ने के लिए डिटेल में अलग से एक सेपरेट में बना के रखें, क्योंकि प्रश्न अब जो सारे बनेंगे यहीं से बनेंगे, ठीक है। ऊपर तो बेसिक जानकारी हो गई, आपने जान लिया, लेकिन एक्चुअल में अब प्रश्न जो है यहीं से स्टार्ट होता है, यहीं से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। पूरा 4 पीडीएफ का पेज है, ठीक है। ये परामर्श की भूमिका 4 पेज की पीडीएफ में है। चारों पेज को आपको दिमाग में बैठा लेना है, प्रश्न बनेंगे तो यहीं से बनेंगे, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। ध्यान देना है, यहाँ पे लिखा क्या है, जो परामर्शदाता हैं किसी भी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और स्वास्थ्य क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है, ठीक है। तेज़ी से बदलते समाज और तकनीकी प्रगति के साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए हर स्तर पर परामर्शदाताओं की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में परामर्शदाता का प्रमुख कार्य रोगियों, परिवारों और समुदायों को स्वयं समझने में मदद करना, ठीक है, मदद करना, जिससे, ठीक है, मदद करना जिससे वे अपनी योग्यताओं, क्षमताओं और रुचियों को पहचान सकें और उनके अनुसार निर्णय ले सकें, उनके अनुसार निर्णय ले सकें, ठीक है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए परामर्शदाता की भूमिकाएं, यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देना, एक एक पॉइंट है।
पहले पॉइंट पे दे रखा है समस्या की पहचान और समाधान। परामर्शदाता का प्राथमिक कार्य उपभोक्ता यानी रोगी या समुदाय से जानकारी एकत्रित करके उनकी समस्याओं को पहचानना और समाधान सुझाना। उदाहरण के लिए यदि कोई परिवार नियोजन विधि उदाहरण के लिए जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पे देखना है, यदि कोई परिवार नियोजन विधि का चयन करना चाहता है तो परामर्शदाता उन्हें विभिन्न विधियों के फायदे और नुकसान के बारे में जानकारी देते हुए सही निर्णय में सहायता करेगा। ये नहीं कि हमेशा यही बोलेगा कि नहीं ये खराब है, ये या फिर हमेशा यही बोलेगा नहीं ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, ठीक है। नहीं, जो सही चीज़ है उसको सही बताना है ताकि जो उपभोक्ता है, ठीक है, वो सही निर्णय ले पाए। आपका सलाह बहुत मैटर रखता है। अभी मैं आपको बोल दूंगा कि भर्ती नहीं आएगी, भैया मत पढ़ो, पढ़ाई मत करो, ठीक है, तैयारी मत करो, भर्ती नहीं आने वाली है 10 साल। तो यहाँ पे मैंने आपको सलाह दिया, आपने सलाह हमारी मान ली, भैया भर्ती आ गई और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। मतलब आपका सलाह देने से बहुत चीज़ें नुकसान हो सकती है उपभोक्ता को। मतलब सही जानकारी। दूसरे पॉइंट में देखना है सही जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करना। उपभोक्ताओं को पूरी और सही जानकारी प्रदान करना ताकि वे अपने लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुन सकें। जैसे अभी यूट्यूब पे ही आपका मैं एग्जांपल सारा कुछ आपके ऊपर ले जा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यूट्यूब पे ही देख लो, ऐसे फर्जी पड़े हैं चैनल वाले जो कि पेट हटवा देते हैं। अभी 5272 भर्ती में जो आई थी भर्ती, ठीक है, जिस दिन नोटिफिकेशन जारी हुआ था, ऐसे कई चैनल थे मेरे पास, भेजते रहते थे, आप लोग भी भेजते। तो सर ये बोला है कि पेड नहीं लगेगा, क्या ये सही है? तो मैं आपको वहाँ क्लियरिफाई कर रहा था, नहीं ये गलत है। तो ऐसे से चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। तो सही पूरी सही जानकारी प्रदान करना ताकि वे अपने लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें, ठीक है। अब जैसे कि मैं बता दूं नहीं भैया पेट 2023 से ही अप्लाई करना है, तो आपको लग जाएगा कि नहीं चलिए अब भैया हम तो पेट दिए नहीं है तो क्या पढ़ें, कि आप फिर फॉर्म डालने के बारे में सोचें, क्योंकि इसमें कंपलसरी है पेट देना। पेट 2023 का ही मांगा है, तो आप सही निर्णय लोगे। अब आप उसकी तैयारी छोड़कर दूसरी भर्ती का तैयारी देख लोगे, ठीक है। तो सही जानकारी देंगे तभी तो निर्णय ले पाएंगे, ये चीज़ है। यह परामर्शदाता का कार्य है कि वह केवल सलाह ना दे बल्कि उपभोक्ता से सवाल पूछकर उनकी समस्याओं को गहराई से समझे। अब देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, यह परामर्शदाता का कार्य है कि वह केवल सलाह ना दे, ज्ञान ही ना दे, ठीक है, बल्कि उपभोक्ता से सवाल पूछकर उनकी समस्याओं को गहराई से समझे। ये नहीं कि कुछ लोग ज्ञान भी देने लगते हैं ना कि नहीं, जैसे मैं बोल देता हूँ कि वेटिंग क्लियर होगी चाहे देर से ही क्लियर होगी, NHM 17,000 की वेटिंग क्लियर होगी चाहे देर से ही होगी। जब तक नोटिस क्लोजिंग का नहीं आता तब तक उम्मीद नहीं छोड़ना है, प्रयास करना है, ज्ञापन देना होगा। तो ज्ञान दे देते नहीं आएगी तुम कुछ भी कर लो, ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। जैसे अभी ANM की भर्ती निकलवाने की बात थी, मैं कई बार बोला था, वीडियो बना बना के बोलता था, तो कुछ ऐसे भी लोग थे, भर्ती उर्ती नहीं आएगी, ठीक है, तुम फालतू की वीडियो मत बनाओ, लड़कों को गुमराह मत करो। और मैं गुमराह नहीं कर रहा था यार, मैं तो बता रहा था कि ज्ञापन देने से, सलाह दे रहा था, ज्ञापन देने से जल्दी भर्ती आ जाएगी और वही भी हुआ, आ भी गई है जल्दी ही, नहीं तो क्या ही बताएं, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, समझना है आपको, समझने के लिए चीज़ें बता रहा हूँ। देखिए व्यवहार में परिवर्तन लाना, व्यवहार में परिवर्तन लाना। अब परामर्शदाता का उद्देश्य उपभोक्ता के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना, ठीक है, उसको पॉजिटिव चीज़ें सोचने के लिए प्रेरित करना, ठीक है, ताकि वे अपने जीवन में बेहतर निर्णय ले सके और अपने स्वास्थ्य की देखभाल कर सके। ध्यान देना है, एक एक पॉइंट ध्यान देना है, ठीक है। वैसे इतनी सरल भाषा में लिखा है तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। चौथा है कि वैकल्पिक अवसर उपलब्ध कराना, उपभोक्ता को विभिन्न विकल्पों की जानकारी देकर उनके निर्णय लेने की प्रक्रिया को आसान बनाना, ठीक है। अब देखिए परामर्श के माध्यम और उपाय। पहला क्या माध्यम है भैया, प्रश्न पूछकर जानकारी प्राप्त करना, उपभोक्ता से संवाद के माध्यम से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना, सुझाव देना, ठीक है, दूसरे पॉइंट में दिया है सुझाव देना, समस्या के आधार पर उपयुक्त सुझाव देना, ठीक है, जो समस्या है उसकी सुनो, फिर जो भी उसका कंक्लूजन निकलता है, जो भी सजेशन आपका रहता है उनको बताओ, ठीक है, सुझाव देना। सूचनाओं का संकलन और वितरण, विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करके उसे उपभोक्ताओं तक पहुंचाना, ठीक है। अब देखिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का प्रयोग, परामर्श में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और व्यवहारिक तकनीकों का भी प्रयोग करना, ठीक है।
अब देखिए, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका और दायित्व किसके प्रति भैया? परामर्श के प्रति, या फिर काउंसलिंग के प्रति, या फिर सलाह के प्रति आप बोल सकते हो। ठीक है, देखिए, एनम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ग्रामीण और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ हैं। एक अच्छे परामर्शदाता के रूप में उन्हें निम्नलिखित उत्तरदायित्व का पालन करना चाहिए। ठीक है, जैसे पहला क्या हो गया? पहला हो गया परामर्शदाता के रूप में योग्यताएं हासिल करना। ठीक है, जानकारी हासिल करना। जैसे मैं क्या करता हूँ, मुझे किसी चीज़ की जानकारी लेना होगा तो सबसे पहले मैं आरटीआई लगा के पूछ लूँगा, आयोग से, किसी से भी पूछ लूँगा, तब वही जानकारी आप तक शेयर कर देता हूँ। अभी आपका जैसे ऑनलाइन आवेदन हो रहा है, ठीक है, फॉर्म आवेदन हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, आरटीआई लगाऊँगा, पूछ लूँगा कि बता दो कितनी कैटेगरी वाइज टोटल भर्ती फिलअप हुई है। ठीक है, और ये पूछ लूँगा कब तक एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो ये जानकारी जैसे मुझे मिलेगी मैं आप तक पहुँचा दूँगा। ये चीज़ होता है। ठीक है, तो परामर्शदाता के रूप में योग्यताएं हासिल करना। ठीक है, परामर्श के विषय पर नवीनतम जानकारी बनाए रखना। ठीक है, अभी परामर्श के विषय पर नवीनतम जानकारी बनाए रखना, जैसे मैं अभी आपको बोला था, जितने लोग फॉर्म आवेदन कर रहे हो मुझे रजिस्ट्रेशन भेजते जाना, ताकि मुझे एक आइडिया लगता रहे कि कितने फॉर्म पड़े हैं। मैं रजिस्ट्रेशन से भी पता चल जाता है मुझे कि इतने फॉर्म पड़ रहे हैं। और मुझे ये भी कट ऑफ का भी अनुमान कैसे लगता है, जैसे मैं टेस्ट लेता हूँ, सारे कैंडिडेट का नंबर पूछ लेता हूँ, आपका कितना नंबर आया टेस्ट में, कितना नहीं आया है, तो इससे भी आइडिया लगता है कि कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो 60 नंबर वाले हैं, 50 नंबर वाले हैं। इससे भी आइडिया लग जाता है, जो मैं एक सटीक कट ऑफ तभी मैं बता पाता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। उपभोक्ताओं की समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए तैयारी करना। ठीक है, और यहाँ पे देखिए परिणामों, ये इम्पोर्टेंट है, ये वाली लाइन इम्पोर्टेंट है। परिणामों का मूल्यांकन करने की क्षमता विकसित करना। ठीक है, परिणामों का मूल्यांकन करने की क्षमता विकसित करना। आपने सलाह दे दिया, ठीक है, कहने का मतलब है आपने सलाह दे दिया, अब आपको ये मूल्यांकन भी करना पड़ेगा कि इसका परिणाम कुछ निकला, जो हमने सलाह दिया वो फॉलो कर रहा है आदमी कि नहीं कर रहा है, या फिर फॉलो कर रहा है तो वो उसको लाभ मिला कि नहीं मिला, इसका भी मूल्यांकन करना ज़रूरी होता है। तभी तो आप आगे मोटिवेट हो पाओगे, दूसरे लोग को सलाह दे पाओगे। जैसे मैं आपको सलाह दिया, आप नौकरी पा गए, तो मैं बताऊंगा कि ना मैंने इसको गाइड किया था, ये नौकरी पाया है। आप लोगों को भी इसलिए गाइड कर रहा हूँ, आप लोगों को भी सलाह दे रहा हूँ, आप भी मेरे बताए रास्ते पे चलो, नौकरी मिल जाएगी। तो ये चीज़ होता है, मूल्यांकन ज़रूरी होता है। अब देखिए, पूर्व निर्धारित परामर्श सत्रों के आयोजन हेतु सकारात्मक वातावरण तैयार करना, पॉजिटिविटी पर्यावरण को बनाए रखना। ठीक है, कहने का मतलब ये है, ये नहीं कि नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये चीज़ नहीं होता है। हमेशा पॉजिटिव परामर्श। देखिए, दूसरे पॉइंट पे इन्होंने बताया है कि परामर्श की तकनीकों का चयन, परामर्श की विभिन्न तकनीकों की जानकारी रखना और उपभोक्ता की प्रकृति के अनुसार सही तकनीक का चयन करना। क्लियर? देखिए, यहाँ पे लिखा है परामर्श की आचार संहिता का पालन करना, और जैसे गोपनीयता पहले ही मैं बता दिया हूँ, प्राइवेसी बनाए रखना, उद्देश्य पूर्ण रहना और उपभोक्ता की स्वेच्छा का सामना करना। ठीक है, देखिए परामर्श देना, अभी तीसरे पॉइंट में बताया इन्होंने, परामर्श देना, उपभोक्ता के साथ नेत्र संपर्क, ये चीज़ मैं पहले ही बता दिया था शुरू होने से पहले ही टॉपिक। नेत्र संपर्क बनाए रखना और उनके भावनात्मक स्थिति के अनुसार सही भाव भंगिमा बनाए रखना, सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना। ये नहीं कि आपके सामने कोई अनपढ़ आ गया है, ठीक है, समस्या लेकर आप इंग्लिश ही झाड़े जा रहे हो, इंग्लिश ही बोले जा रहे हो, उसको पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, उसको आप बता रहे हो कि डायबिटीज़, अब वो डायबिटीज़ मतलब समझ ही नहीं पा रहा है कि होता क्या है। या फिर आप मधुमेह बता दो, उसको ये भी नहीं पता है। हाँ, उसको शुगर बताओगे तो पता चल जाएगा कि नहीं, शुगर मतलब चीनी, भैया चीनी से परहेज होना है, मीठा से परहेज होना है, ये चीज़ होता है। अब देखिए, रोगी की बात को ध्यान से सुनना और उनकी मानसिकता का ध्यान रखना। ठीक है, उनकी बातों को ध्यान से सुनना और मानसिकता का ध्यान रखना। और चौथे पॉइंट पे है रेफर करना, जटिल समस्याओं वाले मामलों को विशेषज्ञ परामर्शदाता के पास भेजना। ये नहीं एटीट्यूड, क्यों नहीं होगा, मैं ही हूँ, मैं ही इसको कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता है, मैं ही इसको गाइड करके सफलता पहुँचा दूँगा, या मैं ही गाइड करने वाला हूँ। नहीं भैया, आपके बस की बात नहीं है, तो आप विशेषज्ञ के पास रेफ़र कर दो, यही चीज़ होता है। ठीक है,
जैसे मुझे लगेगा कि मैं कोर्स नहीं कंप्लीट करा पाऊँगा, मैं बोल दूँगा कि भैया मैं मेरे बस की बात नहीं है, अब मैं आपको दूसरे टीचर को बता दे रहा हूँ, उनसे पढ़ लो, या फिर दूसरी किताबें बता दे रहा हूँ, ये चीज़ पढ़ लो, ये चीज़ होता है। ये देखिए आपने जो थियरी पढ़ी, कुछ ही एमसीक्यू कर लेते हैं, फिर आगे की डिस्कशन बाद में करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये एमसीक्यू हम कर लेते हैं भैया। पहला एमसीक्यू आपके सामने दिखाई दे रहा है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम की प्राथमिक भूमिका समुदाय में क्या होती है। ऊपर आपने पढ़ा केवल टीकाकरण करना, या फिर रोगियों को केवल प्राथमिक चिकित्सा देना, या फिर परामर्श के माध्यम से स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान। तो बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। या फिर डी वाला केवल संक्रामक, मैंने पहले ही बता रखा है, केवल तो आपको काट देना है, ये भी काट देना है, केवल ये भी काट देना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे व्याख्या भी दिया है। अब प्रश्न नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर सेकंड क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न नंबर सेकंड है कि भैया किस स्थिति में एएनएम को रोगियों को रेफर करना चाहिए। जब रोगी समान बुखार से पीड़ित हो, या फिर जब समस्या जटिल और विशेषज्ञ उपचार की आवश्यकता हो, या जब फिर टीकाकरण के लिए आ रहा हो, या फिर जब रोगी अपने परिवार के साथ आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब समस्या जटिल और विशेषज्ञ उपचार की आवश्यकता हो। ठीक है, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। देखिए यही प्रश्न रिपीटेड है। अब थर्ड नंबर प्रश्न चलते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर प्रश्न कोई और देखते हैं भैया। थर्ड नंबर क्या है। थर्ड नंबर पूछा है, क्या परामर्श सत्र के दौरान सबसे महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है। रोगी को लगातार निर्देश देना। नहीं भैया, रोगी को लगातार निर्देश नहीं देना होता है। अब बताओ आप क्या होगा, आप बता लो तब मैं बताऊंगा। ठीक है, रोगी को बात को ध्यान से सुनना और समझना, रोगी को अपने विचार पर जोर देना, रोगी को किसी विशेष विधि का पालन करने के लिए मजबूर करना। तो मैंने आपको थियरी में ही बता दिया था, पहले ही बता दिया था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, रोगी की बातों को ध्यान से सुनना और समझना। ये नहीं कि लगातार आप ही निर्देश दिए जा रहे हो, उसकी बात ही नहीं सुन रहे हो, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। उनकी भी बात को सुनना है, उनकी बात को भी समझना है। रोगी को अपने विचार पर जोर नहीं दे सकते हो भैया, अपने विचार पर जोर नहीं दे सकते हो, वो खुद निर्णय लेगा। आपका काम है सलाह देना, आपने सलाह दे दिया, अब निर्णय उसको लेना है। ठीक है, अगर वो नहीं समझ पा रहा है, उसके घर वाले, उसके परिवार, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त को भी सलाह दे सकते हो, उसको समझा सकते हो। ठीक है, अब वो लोग निर्णय लेंगे, आप जोर नहीं देना है आपको। डी, रोगी को किसी विशेष विधि का पालन करने के लिए मजबूर करना, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, परामर्श के दौरान गोपनीयता क्यों महत्वपूर्ण है, बताना है। परामर्श के दौरान, देखिए इसका आंसर हो गया है, यहीं पे दिखाई दे दिया। परामर्श के दौरान गोपनीयता क्यों महत्वपूर्ण है, ताकि रोगी को पता न चले कि परामर्श चल रहा है। रोगी को सामाजिक कलंक से बचाने के लिए, या फिर परामर्श को भैया इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 पे देखिए। प्रश्न नंबर 5 बताना है। प्रश्न नंबर 5 बताना है, एएनएम द्वारा समुदाय में कौन सी तकनीक सबसे उपयुक्त होती है। सामूहिक चर्चा, या फिर व्यक्तिगत साक्षात्कार, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, या फिर टेलीफोन परामर्श। देखिए अभी देखिए, ये प्रश्न भैया मैं बनाया नहीं हूँ, ऑटोमेटिक थियरी से क्रिएट कर दिया गया है। ठीक है, थियरी से ही मैं कलेक्ट किया हूँ, जो ऊपर थियरी अभी आपको पढ़ाया हूँ वहीं से ये प्रश्न बन के आ गया है। और ये प्रश्न मैं बता दूं किसी एग्ज़ाम में बना था, शायद आपके बिहार एनम में बना था, या फिर निचम एनम में बना था, किसी में बना है ये पेपर। ठीक है, अभी आगे हम देख लेंगे कहाँ पे बना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। सामूहिक चर्चा नहीं भैया, सामूहिक चर्चा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सामूहिक चर्चा तो कर नहीं सकते हो। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी नहीं कर सकते हो। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, सामने टू सामने, फेस टू फेस, दो लोग बैठे हैं। ठीक है, दो लोग बैठे हैं, कई बार आपने सुना भी है, थियरी में भी देखा कि व्यक्तिगत साक्षात्कार होता है ना, आमने सामने, जैसे इंटरव्यू लिया जाता है, फेस टू फेस, आँख से आँख मिला के सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभी यही प्रश्न आपको दिखाएंगे, पूछा है भैया, इसी भाषा में नहीं, भाषा को थोड़ा चेंज करके पूछा है। तो इसका यहाँ पे देख सकते हो, व्याख्या भी दिया है। प्रश्न नंबर 6 देखना है, परामर्श सत्र के दौरान। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 देखना है, परामर्श सत्र के दौरान बताना है क्या भैया, परामर्श सत्र के दौरान एएनएम को किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। केवल अपनी राय देना चाहिए, या फिर रोगी को निष्कर्ष पहुंच के लिए समय देना, या फिर रोगी की बात को बीच में काटना, या फिर तुरंत समस्या का हल प्रस्तुत करना।
मैंने आपको बताया था केवल वर्ड वैसे ही काट दो, ठीक है। और रोगी को निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए समय देना, यही करेक्ट हो जाएगा। रोगी की बात को बीच में काटना नहीं। ऊपर थियरी में देखा ना, काट नहीं सकते हो, टोक नहीं सकते हो। बोल रहा है तो बोलने दीजिए, उसकी बात खत्म होती है, उसका प्रश्न खत्म होता है, तब आपको बोलना है। तुरंत समस्या का हल प्रस्तुत करना नहीं, कुछ सोच समझ के तब समस्या का हल निकालना है, ठीक है। निष्कर्ष देख सकते हो, व्याख्या देख सकते हो, व्याख्या भी लिखा है। प्रश्न नंबर 7 की ओर चलेंगे हम। प्रश्न नंबर 7 की ओर चलेंगे भैया। प्रश्न नंबर 7 पूछा जा रहा है कि किस स्थिति में परामर्श देने के लिए एएनएम को परिवारजनों को बुलाना चाहिए? जब समस्या केवल चिकित्सा उपचार से संबंधित हो, जब रोगी मानसिक या भावनात्मक समस्या से गुजर रहा हो, जब रोगी किसी गंभीर शारीरिक चोट से ग्रस्त हो, जब रोगी अकेले परामर्श के लिए तैयार ना हो। बताइए, अच्छा प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों? भैया मानसिक रोगी या भावनात्मक समस्या से गुजर रहा है तो आप उसको समझाओगे तब भी नहीं समझ पाएगा, क्यों? मेंटली रूप से डिस्टर्ब है, वो आपकी चीज़ों को नहीं समझ पाएगा। तब आपको उनके परिवार, दोस्त, रिश्तेदार को बुलाना है और बताना है समस्या शायद, ताकि वो निर्णय ले पाएँ, ठीक है। यहाँ पे आप व्याख्या देख सकते हो। प्रश्न नंबर 8 की ओर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 पूछ रहा है कि परामर्श के दौरान एएनएम को किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। जटिल चिकित्सा शब्दावली, या फिर सरल और स्पष्ट भाषा, या फिर केवल तकनीक भाषा, या फिर अस्पष्ट और असंगत भाषा। अभी ऊपर आपने देखा कि सरल और स्पष्ट भाषा, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल के रूप में समझाया था ना, किसी को डायबिटीज़ है तो वो आपके सामने अनपढ़ आ गया तो आप उसको बोल रहे हो डायबिटीज़ है तुमको, या फिर तुमको मधुमेह है, तो वो नहीं समझेगा। शुगर बता दोगे तो तुरंत समझ जाएगा कि भैया शुगर मतलब बीमारी है जो चीनी से परहेज होता है, मीठा से परहेज किया जाता है, इस चीज़ को समझ जाएगा। तो सरल और एकदम सरल भाषा को यूज करना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 देखना है। प्रश्न नंबर 9 देखना है। प्रश्न नंबर 9 पूछा है कि परामर्श के दौरान रोगी के आत्मसम्मान को बनाए रखना क्यों आवश्यक है? ऑप्शन दे रखा है, ताकि रोगी को परामर्शदाता की उच्च योग्यता का एहसास हो, या फिर रोगी को परामर्श में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करने, या फिर ताकि परामर्श लंबा चल सके। और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिया है, रोगी के बिना किसी निर्णय के परामर्श देने के लिए। नहीं भैया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पढ़ो रोगी को परामर्श में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना, ठीक है। यहाँ पे व्याख्या भी दिया है, व्याख्या आप देख सकते हो। प्रश्न नंबर 10 की ओर चलना है। प्रश्न नंबर 10 पूछ रहा है क्या? प्रश्न नंबर 10 पूछा है कि किस प्रकार के केस को एएनएम को विशेषज्ञ परामर्शदाता के पास प्रेफर करना चाहिए? हल्के बुखार के मामले में, सामान्य सर्दी के मामले में, फिर या फिर मानसिक स्वास्थ्य समस्या से जो बहुत जटिल हो। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न वही है, सेम है, बस थोड़ा लैंग्वेज घुमाया दिया था बस। तो ये रही पूरी क्लास। अब हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर जो आपके 92-12 वाले भर्ती में आए थे, और आप आसानी से बना लेंगे, ठीक है। किसी भी प्रकार का वहाँ पे आपको हम नहीं बताएंगे, आसानी से आप बना लोगे। सारे के सारे प्रश्न हैं। 2 प्रश्न बने थे 92-12 वाले भर्ती में, परामर्श से, सलाह से, काउंसलिंग से बोल सकते हो, परामर्श बोल सकते हो, काउंसलिंग बोल सकते हो, सलाह बोल सकते हैं, टॉपिक, ठीक है, काउंसलर बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। इससे 2 प्रश्न आए थे, और आपके इस बार भी पेपर में 2 नंबर के आएंगे। और आपको कमेंट करके बताना है कि सर हमने बना लिया था, बहुत आसानी से बना लिया था, थियरी को पढ़ा, एमसीक्यू आपने जो बताया उसी को पढ़कर हमने जो प्रीवियस ईयर पेपर में प्रश्न आया उसको आसानी से बना लिया, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 81 यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपके 92-12 भर्ती में पूछा है, ठीक है। यूपी SSSC प्रीवियस ईयर जो 9212 भर्ती निकल के आई थी उसमें ये बना है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से रोगी के उपचार के दौरान एएनएम को काउंसलर के रूप में, एज अ काउंसलर या फिर एज अ परामर्श के रूप में, ठीक है, एएनएम को क्या करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है, ए रोगी के निर्णय लें, या फिर उपचार के विभिन्न रूपों पर उपचार के विभिन्न रूपों पर चर्चा ना करें। ध्यान देना, चर्चा ना करें लिखा है, ठीक है। सी ऑप्शन दिया है कि बीमारी के लिए पर्याप्त और उचित उपचार के बारे में सलाह देना, ठीक है, सलाह देना। और डी लिखा है कि इलाज में रिश्तेदारों को शामिल ना करें। तो भैया अभी आपने थियरी पढ़ा, हमने बताया था कि थियरी में कि रिश्तेदार को शामिल करना चाहिए इलाज में, या फिर परामर्श में शामिल करना चाहिए, उनको बताना चाहिए। तो ये चीज़ हो जाएगा, यहाँ पे ना करें, ठीक है, ना करें, इसलिए ये गलत हो रहा है, ठीक है, शामिल करना चाहिए। और ऑप्शन नंबर ए
ऑप्शन नंबर ए जो लिखा है कि रोगी के लिए निर्णय लें, ये भी गलत हो जाएगा। रोगी के लिए आप निर्णय नहीं लोगे, आप सलाह दोगे, निर्णय रोगी लेगा। ठीक है, 2 ऑप्शन ऐसे ही काट दो आप। अब बी वाला ऑप्शन जो दिया है कि उपचार के विभिन्न रूपों पर चर्चा ना करें। नहीं भैया, उपचार के विभिन्न रूपों पर चर्चा करना है। ठीक है, विभिन्न रूपों पर, जैसे मैंने आपको बताया ना कि बुखार वाला एग्जांपल दिया था कि बुखार हो रहा है, टेम्परेचर आ रहा है, तो आपको उसको बताना है कि टाइफाइड हो सकता है, डेंगू हो सकता है, मलेरिया हो सकता है। तो जितने भी रूप हैं उन पे सारे पे चर्चा करना होता है। ठीक है, ये नहीं कि चर्चा ना करें। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बीमारी के लिए पर्याप्त और उचित उपचार के बारे में सलाह देना है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितना आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान है। अब बताओ, इसमें डीप में जाके घुस के पढ़ने की ज़रूरत है क्या? जो मैंने थियरी पढ़ाया उसी से बना लिए ना। अब ऐसा ये नहीं है कि ये प्रश्न करवा दिया हूँ, नहीं भैया, मैंने कोई प्रीवियस ईयर पेपर नहीं करवाया है। मैंने थियरी को अच्छे तरीके से लिखा और थियरी में से ही प्रश्न बना के आपके सामने प्रस्तुत किया, आपको समझाया। अब मैं प्रीवियस ईयर पेपर दिखा रहा हूँ कि आप कैसे आसानी से बना पा रहे हो। ये चीज़ मैटर रखता है। ये होती है एक स्ट्रेटजी में स्मार्ट तरीके से पढ़ाई। ठीक है, कम समय में ज़्यादा नंबर लाने का तरीका होता है। अब देखिए यहाँ पे आपने सुना भी होगा कई जगह कि यार वो तो पढ़ने में वीक था, लेकिन 1 महीने के अंदर ऐसी कौन सी पढ़ाई कर ली कि उसको नौकरी मिल गई। तो यही उसने स्मार्ट तरीका अपनाया, हार्ड वर्क ना करके स्मार्ट तरीका अपनाया। ठीक है, ये नहीं कि हज़ार एमसीक्यू रटना 1.5 घंटे की वीडियो देखना, ये चीज़ नहीं है। 40 मिनट का ही वीडियो देखे, 1 घंटे का ही वीडियो देखे, बट वो कन्फर्म हो कि इससे हमारे प्रश्न बनेंगे, ये चीज़ होता है। देखिए 82 नंबर भी आपके 92-12 भर्ती में आया था, काउंसलिंग से पूछा है क्या निम्नलिखित में कौन सी परामर्शदाता की भूमिका है? निम्नलिखित में से कौन सी परामर्शदाता की भूमिका है? भी हमने आपको ऊपर पढ़ाया, अच्छे से पढ़ाया भूमिका के बारे में, काउंसलर की भूमिका, परामर्शदाता की भूमिका क्या होती है। तो जोखिम के पहचानना, बिल्कुल भैया, इससे क्या जो भी चीज़ समस्या लेके आ रहा है उससे क्या हानिकारक हो सकता है, क्या जोखिम हो सकता है, इसको पहचानना पड़ेगा। और पहचानने के लिए आपके समुदाय में विभिन्न संचार के माध्यम से उनको प्रस्तुत करके बताना होता है। ठीक है, जानकारी लेके कि इससे ये जोखिम होता है। ऊपर थियरी में आपने पढ़ा, कोई यहाँ से अलग नहीं है, सब थियरी में बता चुके हैं। भावनात्मक समर्थन, भावनात्मक समर्थन भी और सी निर्णय लेने में सहायता। तो इसका करेक्ट आंसर सारे हो जाएंगे। ए भी है, बी है, सी है, डी। यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। तो आपने देखा 2 प्रश्न आए थे 92-12 भर्ती में, कोई डीप में नहीं गया है, कोई डीप में नहीं गया, बिल्कुल बेसिक आपने अच्छे से बना लिया होगा और आप में कॉन्फिडेंस आया होगा, वाह मैंने पढ़ा, मैंने बना लिया, 2 नंबर तो मेरे पक्के हो गए। अब यहीं पे नहीं, अब हम और कुछ प्रश्न देख लेते हैं। अब देखिए ये प्रश्न जो है ये बीटीएस, ठीक है, ये बीटीएससी बिहार एनएम का प्रश्न है। ठीक है, किसका भैया? बीटीएससी बिहार एनएम में ये प्रश्न आया था 2023 के। ठीक है, तो इनमें पूछा है कि कौन सी परामर्श सेवा प्रत्येक छात्र के बारे में पर्याप्त जानकारी इकट्ठा करने के, बनाए रखने और उपयोग करने के लिए है। मूल्यांकन सेवा मैंने आपको बताया ना, परिणाम मूल्यांकन भी जरूरी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यही पे सही हो जाएगा। बाकी सब ऑप्शन तो है ही नहीं, गलत है वैसे भी। तो ये भी आपके थियरी से ही प्रश्न बना है। अब देखिए एक प्रश्न यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, ये आपके यूपी SSC एनएम में पूछा है। यहाँ पे पूछा क्या, यदि संदेश डैश द्वारा संप्रेषित किया जाता है तो परामर्श प्रक्रिया बहुत प्रभावी हो जाती है। अब बताइए, अभी हमने आपको एक प्रश्न भी कराया था लेकिन उसका भाषा दूसरा था। तो पारस्परिक संचार, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पारस्परिक मतलब आमने सामने, व्यक्तिगत हो गया, एक दूसरे के व्यक्तिगत आमने सामने 2 लोगों के बीच की बातें हो गई। ठीक है, पारस्परिक संचार के माध्यम से अगर परामर्श दिया जाता है तो ये बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। ये चीज़ है, यहाँ पे संचार वाले में भी हम पढ़ेंगे। संचार जब आपका होगा, संचार एक चैप्टर है आपके ही बुक में दे रखा है, वो पढ़ेंगे तो वहाँ भी इस चीज़ को डिस्कशन किया जाएगा। तो ये आपके दोनों टॉपिक से हो गया, संचार वाला टॉपिक और ये आपका परामर्श वाले टॉपिक से। तो आपने आसानी से बना लिया। तो गाइज आपने देखा जो आपका ये चैप्टर टॉपिक नंबर 7 था, हमने कवर कर लिया है मात्र एक ही वीडियो से। और ये वीडियो से आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, इस क्लास से 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। और हमने आपको प्रूफ भी दिखा दिया, पढ़ाने के बाद प्रीवियस ईयर पेपर उठा के दिखा दिया। सबसे बड़ा प्रूफ यही है कि प्रीवियस ईयर पेपर उठा के दिखा दो, देख लो ये प्रश्न बना था यहाँ से और आपने बना लिया, यही बड़ा प्रूफ। अब क्या चाहिए? अब टारगेट है इस वीडियो को मात्र 200 लाइक का।
आप जितना जल्दी 200 लाइक कर देते हैं उतनी जल्दी नेक्स्ट क्लास यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।